2008 में हुए मालेगांव में बम धमाके मामले में सभी आरोपियों को जो है वो बरी कर दिया गया है, लेकिन अब बहुत ही सनसनीखेज खुलासा जो है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयानातों से जो है वो सामने आया है। मेरे साथ इस वक्त जेपी मिश्रा जो एक वरिष्ठ वकील हैं और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लॉयर भी हैं। सर, बहुत ही सनसनीखेज खुलासा जो है 30 पन्नों के उस स्टेटमेंट में 313 के स्टेटमेंट में जो है वो हुए हैं, अगर आप उसके बारे में विस्तार से बताएं। वो 30 पन्नों का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में एक दस्तावेज है। उस दस्तावेज में उन्हें किस किस प्रकार से यातनाएं दी गई उसके बारे में साध्वी जी ने विस्तार से बताया है। ऐसा है कि जब सरकार पक्ष की तरफ से जो गवाह कोर्ट में लाए जाते हैं और सभी गवाह गुजर जाते हैं, सभी गवाहों की गवाही हो जाती है और सरकार की तरफ से अर्जी दी जाती है कि भाई कोई गवाह नहीं कोर्ट में तपासना है, कोर्ट में गवाही देनी है, तो उसके बाद कोर्ट 313 का स्टेटमेंट लेता है। 313 का स्टेटमेंट यानी क्या? साक्षीदार नंबर 1 ने बोला है, आपको क्या बोलना है, सच है कि झूठ है। 2 ने बोला, हर एक प्रत्येक गवाह के बारे में पूछा जाता है। लिखित स्टेटमेंट होता है। जज पूछते हैं, जज उत्तर लिख के लेते हैं, लिखित नहीं। सवाल जज साहब पूछते हैं और आरोपी उत्तर देता है, सच है झूठ है मालूम नहीं या कुछ आगे पीछे बोलना, इससे जास्ती उत्तर नहीं होता है। जब सभी सवाल सभी साक्षीदारों के सभी गवाहों के सवाल जवाब पूरे हो जाते हैं, उसके बाद का सवाल आता है, आपको इस केस के बारे में और कुछ कहना है क्या? तो उसके जवाब में कोई जबानी ही लंबा चौड़ा भाषण देवे या कोई अपना जबानी जो स्टोरी है लिख करके दे देवे। तो जब ये सवाल पूछा गया तो साध्वी जी ने अपना लिखित रूप का दिया हुआ जो बयान है 30 पन्ने का जो आप बता रहे हैं उन्होंने उनको दे दिया। उसके बाद का दूसरा सवाल होता है, आपको कोई खुद को शपथ के ऊपर खुद को गवाह बनना है क्या? हाँ या ना। आपको कोई डिफेंस में गवाह तपासना है क्या? हाँ या ना। और उसके बाद 313 पूरा होता है। तो 313 जो है, जो आरोपी का बयान है, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग का एक हिस्सा है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और जो टार्चर वाली बात है जो पूरे पन्ने में लिखा है, उसकी हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है? ये जैसे भगवा आतंकवाद का शगुफा उस समय के सरकार के लोगों ने किया था, जहाँ बम फटा उस वक्त जो मोटरसाइकिल थी वह LMM फ्रीडम मोटरसाइकिल थी, LML। और कहीं से पता चला कि साध्वी के पास भी कभी LM फ्रीडम मोटरसाइकिल है, तो उससे जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। तब तक साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं आया था। साइंटिस्ट उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर मिटा हुआ था, संभावित नंबर क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, तो गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का मालिक कौन है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होते हुए भी ATS के अधिकारी अरविंद सावंत 7 अक्टूबर को साध्वी को फ़ोन करते हैं सूरत से। उस समय साध्वी जबलपुर में एक आश्रम में रहती थी, सूरत में नहीं रहती थी। उनसे पूछा था, आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में पूछताछ करना है। साध्वी ने कहा, मैंने 2004 में ये गाड़ी सुनील जोशी नाम के इंदौर के आदमी को बेच दी है। वो गाड़ी की हाइट जास्ती थी, मैं 2 बार गिर गई थी, इसलिए मैंने उसको बेच दिया और उस गाड़ी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अरविंद सामंत ने प्रेशराइज किया कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, हमको डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। साध्वी जी ने कहा, उस समय नवरात्रि चल रही है, मेरा नवरात्रि का अनुष्ठान है, मेरा आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब प्रेशराइज किया तो एक देशभक्त नागरिक के नाते नवरात्रि होते हुए भी, साध्वी होते हुए भी वो 10 तारीख को सूरत पहुंची। उसके पहले वो सूरत में रहती थी, उनके पिताजी वहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन जब संन्यास ले लिया 2007 में, तो उसके बाद में माँ बाप के घर पर रहने का कोई सवाल नहीं होता है, घर से रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो जब जबलपुर से सूरत में आई तो उनके एक शिष्य थे भीमबाई पसरीचा, वो भीमबाई पसरीचा के घर पर रुकी। वहाँ आने के बाद अरविंद सावंत ATS के अधिकारी को फ़ोन किया, वो आए, पूछताछ किए, नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपके जवाब से, आपको मुंबई चलना पड़ेगा। तो मुंबई रात को 10 बजे के करीब लेके आए और सीधे वो बोलते, हमने लाज में रख दिया आपको जहाँ मर्जी, लेकिन सब झूठ है। उनको अपने आप कुछ मालूम नहीं कहाँ रहना है क्या नहीं रहना है।
एटीएस चौकी में रखा गया और 11 तारीख से सरकारी सत्कार उनका होने लगा दिन रात। और आप मुझे बताइए, अगर उनको आनाकानी करनी रहती, उनको कहीं भी मन में ये रहता कि मैं इस गुनहगार में शामिल हूँ, तो जबलपुर से आते ही क्यों? सूरत में आने के बाद उनको सामने से फ़ोन करके बुलाती ही क्यों? जो गुनहगार रहता है ना, पुलिस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन साध्वी जी बुलाने पर ही चली आई और उनके साथ मुंबई भी आई। और ये बोलते हैं टार्चर क्या किया गया, वो तो ढिलाई करेंगे, एटीएस ढिलाई करेंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 11 तारीख से 15 तारीख तक जिस ढंग से टार्चर किया गया, वो बेहोश हो गई। 3 लोग अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर सुश्रुता हॉस्पिटल दादर में है, वहाँ एडमिट किया गया एटीएस के लोगों के द्वारा। फिर तबीयत अच्छी नहीं हुई तो वजह हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया और 20 तारीख को तबीयत अच्छी हुई तो डिस्चार्ज होके आई। फिर 21-22 को टॉर्चर किया गया और 23 तारीख को अरेस्ट दिखाया गया और 24 तारीख को नासिक सीजीएम कोर्ट में हाजिर किया गया। उनका हॉस्पिटल में एडमिट होने तक की नौबत आई। क्या एटीएस वाले आरती उतारते थे क्या, इसलिए वो बेहोश हो गई? और क्या कहानी बनाया, रोज़ सुबह 10 बजे बुलाते थे, हम 5 बजे छोड़ देते थे पूछताछ करके। लेकिन 15 तारीख को जब वो आई तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना होटल चेंज करना है। तो जो दादर का लॉज था वो छोड़ करके कॉटन ग्रीन के पास मेन रोड पर जो राजदूत होटल है वहाँ पर गई, उन्होंने वहाँ रहने लगी। और फिर उनके जो शिष्य था भीमबाई पसरीचा, उसने फ़ोन किया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। फिर हम लोग गए उनको एडमिट। तो ये कहानी बनाई गई थी? कहानी बनाई गई थी ना। अरे वो उनको होटल में उन्होंने तब बुक किया, नहीं तो एटीएस में ही रखते थे। एटीएस ऑफिस में ही दिन रात धुलाई होती थी, मारपीट होती थी। 2 चोर लोग मार के गए, फिर दूसरे आते थे, 2 गए, दूसरे आते थे, सोने नहीं देते थे, दीवार में पटक देते थे, सर पटका देते थे। अलग अलग तरह से जितनी भी तरह की यातनाएं हो सकती थी दी गई। और जैसे उनसे एक ही बात की जाती थी। सूरत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इंद्रेश कुमार जी आरएसएस के एक बड़े प्रचारक हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वो चलाते हैं, मुस्लिम लोगों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। वो जिस सभी काम को देखते उस संस्था का नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। इंद्रेश कुमार जी का नाम लो, नरेंद्र मोदी जी का नाम लो, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लो, मोहन भागवत जी का नाम लो, कि इन लोगों ने तुम्हें पैसा दिया था ये घटना करने के लिए। इन लोगों का नाम लो कि इन लोगों ने कराया था तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। उन्होंने बोले मैंने किया ही नहीं है, मुझसे किसी ने कराया नहीं, तो मुझे किसी का नाम नहीं लोगे, तुम कितना भी मुझे यातना दो। और जो व्यक्ति झांसी की रानी जैसा मोटरसाइकिल पर चलता था उसको अपंग बना दिया, 4 कदम सीधा भी नहीं चल सकता है। शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिससे मार पीट करके पूरा चकनाचूर नहीं कर डाला है। और एक देशभक्त जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश शासन की, मध्य प्रदेश जो राज्य है उस राज्य की संगठन महामंत्री थी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थी, और बाद में संन्यास लिया तो ये सबसे छूट गया। जो व्यक्ति इस ढंग का है, देशभक्त व्यक्ति है, वो कभी इस तरह का काम करने का सोच भी नहीं सकता है। क्या पृष्ठभूमि थी? क्योंकि जब आप नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस पूरे 30 पन्नों के पेज में एक बात जो हाईलाइट होती है वो गोधरा के दंगे को लिंक करके और तमाम ये सारी चीज़ें, और उसमें ये स्पेसिफाई करके लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करना चाहते। तो ये क्या कनेक्ट करना चाह रहे थे? देखो 2000 दंगे के बाद भी मोदी जी जब सीएम थे तभी भी सीबीआई ऑफिस में कितनी बार उनको बुलाया गया, पूछताछ की गई, वो भागे नहीं, गए, जो भी सवाल पूछे मुकाबला किया। लेकिन जब उनको कुछ भी तो मटेरियल मिलना चाहिए इम्प्लीकेट करने के लिए, नहीं मिला तो नहीं। अभी जब भगवा आतंकवाद का शगुफा छोड़ने का है तो अगर योगी आदित्यनाथ जी, संघ के अधिकारी, नरेंद्र मोदी उसमें फंसते हैं। साध्वी अगर बोल दिया होता कि हम उससे कराया है तो तुरंत अरेस्ट करते कि नहीं नरेंद्र मोदी को, मोहन भागवत जी को, क्योंकि ये सह आरोपी का बयान होता। उस स्थिति में इसका टेक्निकल और लीगल मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह बोलती ये घटना बम विस्फोट मुझे इंद्रेश जी, नरेंद्र मोदी, योगी जी और मोहन भागवत जी ने कराया है, तो साध्वी जी की और उन्होंने कराया तो साध्वी जी सह आरोपी होती कि नहीं होती? और सह आरोपी जब बयान दे रहा है तो उनको अरेस्ट करने में कोई देर नहीं है भैया।
इसलिए उन्होंने नहीं लिया, इसलिए वो बचे हैं और इसलिए इन्होंने मार खाया। कौन से अधिकारी थे जो प्रताड़ित कर रहे थे? सबका आपने 30 पेज का नाम लिया है, पढ़ा है, सबका नाम लिखा हुआ है। खानविलकर है, आवाड़ है, सिंधे हैं, परमवीर सिंह है, सबका नाम उन्होंने लिखा जिसने जिसने मारा। परमवीर सिंह को लेकर के काफ़ी स्ट्रेस किया गया है उसमें। किया है तो उन्होंने वैसा ही किया, इसलिए स्ट्रेस किया गया है। जब एक मारता था तो लगता था इतना धीरे धीरे क्या मारते हो, तो बाँह चढ़ा के बोलते लो दो मैं मारता हूँ, तो वो वैसे ही करते थे, इसलिए उनको स्ट्रेस किया गया है। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि एक महिला है? देखो मैं भी इतने वर्षों से वकालत करता हूँ, पुलिस थोड़ा फोर्स यूज करती है, गुनहगार को थोड़ा मारपीट करके केस के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहती है। जानकारी लेने तक थोड़ा मारपीट करना क्षम्य है, वो भी कानून से सही नहीं है, लेकिन बोलता हूँ चलो ठीक है कानून के लिए। लेकिन अमानवीय ढंग से मारना, अमानवीय ढंग से महिला के चरित्र पर उलाहना करना, महिला के चरित्र का हनन करना, ये कहाँ का इन्वेस्टिगेशन है? ये तो इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये तो चरित्र हनन है। इससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं। बम विस्फोट भी वो पाप से कम है। उनके साथ जोड़ने का तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध है? कितनी बार इसके साथ सोई, कितनी बार उसके सोई? ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन है भैया? ये कौन सा तपास है केस का? हम किसके साथ सोए या नहीं सोए इस तरह का आरोप लगाना, वो भी एक साध्वी को, अरे उनको इस तरह का शारीरिक संभोग करना रहता तो सन्यासी नहीं क्यों बनती? शादी करके घर बसाती ना भैया। और इस तरह का आरोप लगा करके मतलब शारीरिक, उनको रात रात को ब्लू फिल्म दिखाया जाता था, ब्लू फिल्म दिखाया जाता था और इस तरह की गंदी गंदी बातें बोली जाती थी। मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों टार्चर के, दोनों तरह की प्रताड़ना की चरम सीमा की गई। फिजिकल भी टार्चर किया गया और मानसिक भी प्रताड़ना दी गई। इन सब के दौरान महिला ऑफिसर्स नहीं होते, सारे पुरुष। सुवर्णा सिंधे रहती थी, एक महिला अधिकारी रहती थी। तो उनकी भी संलिप्तता थी ये सब टॉर्चर में, या केवल पुरुष? नहीं, वो भी मारती थी, लेकिन मेन मारने का काम पुरुष करते थे। अभी इतना ही नहीं है, इनका जो शिष्य था वो भी साथ में गया था, वो भी एटीएस चौकी में रखा जाता था, भीम भाई पसरीचा, उसको भी पुलिस वाले मारते थे। बाद में एक दिन तो पुलिस वाले उसको ही बाहर लाए और उसको बोले तुम इनको मारो, साध्वी जी को मारो। वो बोला मेरे गुरु हैं, मैं उनको कैसे मारूं? तो उसको मारे, तुम नहीं मारोगे तो हम तुमको मारेंगे। तो साध्वी जी ने बोला मैं तुमको आदेश देती हूँ, तुम मार क्यों खा रहे हो, तुम मारो मुझे। जब गुरु ने आदेश दिया तो भीम भाई ने मारा, लेकिन वो मार रहा था तो अच्छा तुम ऐसे से धीमे धीमे मारते हो, तो उनसे पट्टा लेके फिर वो अपने मारने लगे। ये बोले धीमे धीमे मारता है। और जब मार लेते थे हाथ में पैर में सब सूजन आ जाती थी, तो पुलिस वाले भैया इब्राहिम भी करते थे, गर्म पानी में नमक डाल करके उसको बोलते थे सेक लो, धो लो, फिर से पच जावे, फूला नहीं रहे, कागज़ का बोला दे के ऐसे ऐसे करने बोलते थे। हाथों में पट्टे से मारते थे, जो पट्टा होता है ना चक्की वाला, चक्की के पट्टे से मारते थे। और जब हाथ वगैरह में शरीर में सूजन आ जाती थी तो गर्म पानी नमक डाल करके सेवन करने के लिए भी देते थे, मिटाने के लिए। बेचारे मारते थे भी तो ये भी सेवा करते थे। सर बहुत ही ये जो कहानी है, कहानी नहीं है भाई, वास्तविकता है। ये जो आप बीती यूं कहें कि जो स्टेटमेंट साध्वी ने दिया है कोर्ट के सामने, कहीं ना कहीं बहुत ही अमानवीय सुनने में भी लगता है, और उसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है, जो जिस प्रकार का स्टेटमेंट। लेकिन अब क्या क्योंकि कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है, क्या ये स्टेटमेंट एडमिसिबल है? दूसरी बात ये, अगर ये एडमिसिबल है कोर्ट में, तो क्या आप लोग इसको आगे लेकर जा करके उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, वो तमाम लोग, इसमें एक अधिकारी जो उस दौरान एटीएस चीफ भी थे, तो ये कहाँ पहुँचेगा? ये मामला कहाँ पहुँचेगा? कानून में सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आरोपी छूट जाए तो जिन लोगों ने केस बनाया था उसके ऊपर केस किया जा सके। कोर्ट में इसने ऐसा, मैंने पूरा जजमेंट तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो ऊपर ऊपर से थोड़ा मेरे को ध्यान में है, कोर्ट ने कुछ इंक्वायरी करके संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। और ये एडमिसिबिलिटी का जो स्टेटमेंट, एडमिसिबिलिटी अगर फुल प्रूफ एविडेंस मिलता है तब कोर्ट उसके स्टेटमेंट को भी दखल देता है। ये जो स्टेटमेंट है गुनाह हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में नहीं है,
ये जो स्टेटमेंट है, उनके ऊपर जो टार्चर किया गया था, एटीएस ने कैसे कैसे उनको प्रताड़ित किया, उसके बारे में है। और उसके बारे में शासन और कोर्ट जो उचित समझेगा करेगा। हम अलग से कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाज को इसका बोध होवे, समाज को इसको जानकारी होवे कि उस समय के शासन ने जो पुलिस यंत्रणा थी उसका कितना बड़ा दुरुपयोग करके लोगों किस तरह की प्रताड़ना दी। आपको बताऊं, साध्वी जी नहीं, 12 लोग पकड़े गए, इसमें से कोई भी ऐसा आरोपी नहीं है जिसको कई दिन तक इलीगल कस्टडी में रह करके टार्चर नहीं किया गया हो। सबको किया गया, लेकिन चूंकि सबसे पहले ये पकड़ी गई थी इसलिए इनको सबसे जास्ती टार्चर हुआ। इसके अलावा जितने भी गवाह हैं, मटेरियल प्रमुख गवाह जो हैं, उन गवाहों को भी बंद करके टार्चर किया गया और उनकी भी गवाही में उन्होंने बोला है कि मुझे टार्चर किया गया। सर, एक सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि ये 17 साल केस चला, लेकिन आज तक हमने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना था। इससे पहले भी क्या इन्होंने अपने बयानातों में नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है? अब ये कभी का बयान आपको मालूम है? 3 जून 2024 का बयान है। आज केस का फैसला होने के बाद नहीं बोल रही हैं। और 3 नवंबर 2008 को भी हमको मारपीट किया जा रहा है, तो सीजीएम कोर्ट नासिक में भी एप्लीकेशन दिया था कि हमको ऐसे ऐसे मारा पीटा जा रहा है। तो उस समय सर अपना वकील जो इतना मिल पाता था उतने टाइम तक केवल बात कर पाते थे। पहले तो वकीलों को मिलने भी नहीं दिया जाता था। तो उस समय ये जो प्रताड़ना की गई, ये कोई पहली बार वो नहीं बोल रही हैं। 24 अक्टूबर को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, रिमांडेड 30 नवंबर को था। तो 30 नवंबर को उन्होंने कोर्ट में अर्जी दिया था प्रताड़ना के बारे में, लेकिन उसमें सब जेल में रहते हुए, पुलिस कस्टडी में रहते हुए आप जो लिखोगे तो कोर्ट में देने ही नहीं देंगे, कोर्ट में देने ही नहीं देंगे, वहीं पर लेके फाड़ के फेंक देंगे। तो जितना वो बता सकते थे इतना बताया, और जब भी उनको मौका मिला अपने प्रताड़ना के बारे में बताया है। और आज कोई ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है ना। मनगढ़ंत कहानी केस खत्म होने के बाद बनाई जाती तो समझ में आती थी। ये शुरुआत से उनका बोलना, और मारने का कारण कोर्ट में जब बोलने का मौका मिलेगा तब बोलेंगे। कोर्ट में जब तक सरकारी गवाह गुजर रहे हैं, सरकारी गवाह अपनी गवाही दे रहे हैं, तो उस समय हमारी बात थोड़े बोली जाएगी। उनको कैसे काउंटर करना वो बात होगी। जब हमको हमारे आरोपी के नाते बोलने का मौका मिला, हमने बोला और लिख के भी दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जेपी मिश्रा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील, उन्होंने खास बातचीत की TV9 भारतवर्ष से, और साथ ही साथ उन 30 पन्नों में लिखे हुए यातनाओं की जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाषिष धाम के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष।